हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे, जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्या है? उपर्युक्त सभी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कॉपर लीफ या फिर सर्पगंधा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या है? जेट्रोफा। देखिए, जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। गाइस, इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। और हाँ, इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसीलिए बायोडीजल पौधा कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पेल्किन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारेवेलूर या फिर उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? उपर्युक्त सभी। देखिए, भारत में पेल्किन पक्षी नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोक्कारेवेलूर, ठीक है, सभी जगह प्रजनन करते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीना माता रोग। ऑप्शन है ऑर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, पारा के साथ जाएगा। देखिए, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। और गाइस, इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर में और मुंह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी और हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फॉलिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए गाइस, क्या है देखिए गाइस, ओजोन छिद्र होने से क्या हुआ है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं हानिकारक, वो धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और जिससे त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी। गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या है? मृतक भक्षी। और ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो गाइस तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, और इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। गाइस हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा हमारा आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्ष की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। यह है जल प्रसारित रोग नहीं है। देखिए जल प्रसारित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती हैं, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि बीमारी जो है वो इससे फैलती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ऑप्शन है लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, कचरे को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें या फिर आहार में विभिन्न अनाज खाएं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कचरे को जला दें। कचरे को जला दें। देखिए गाइस पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक नागरिक अभियान चलाया गया है, जिसे ग्रीन गुड डीड नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो गाइस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के अलवर में है और इसे 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको 1958 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन है ATP, सूर्य प्रकाश, DNA या फिर RNA। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस और बिल्कुल इजी है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, और यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एगमार्ग का संबंध है। एगमार्ग का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से।
तो गाइस एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। ठीक है, याद रखना आपको, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो गाइस यह बात आपको याद रखनी है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शन है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या फिर लिप 52। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन गाइस एग्जाम में कई बार आ चुका है और आने के चांस भी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? पैरासीटामोल। देखिए, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है दही के निर्माण में? ऑप्शन है एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो गाइस, दूध से दही के निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज। ऑप्शन है लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटेनेबम मोस्ट या फिर कार्ल मार्क्स। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 ईस्वी में की। ठीक है, 1901 में लैंडस्टीनर द्वारा की गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्याज, आलू, अदरक हैं, क्या है ये तीनों? ऑप्शन है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्क पत्र। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्याज, आलू और अदरक ये तना है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर। ऑप्शन है बिटुमेन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। देखिए, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो गाइस अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयस्क। याद रखना, अयस्क। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे? देखिए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप मापा जाता है।
ऑप्शन है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? रिएक्टर पैमाने में। देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना है? ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/4 या फिर 2/3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/4। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का ऑप्शन है धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस और जलती हुई लकड़ी या फिर चारकोल से निकली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। ऑप्शन है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लास्टिक के थैले के साथ जाएगा। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथिन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इनका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसीलिए इसका प्रयोग रोकने के लिए यह नियम बनाए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन है फोन में, डेसी में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। याद रखना, डेसिबल। देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है और इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी। देखिए, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या है गाइस? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल प्रदूषण। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक। ऑप्शन है कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है गाइस, देखते ही पता चल जाएगा कि पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो है प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लास्टिक के साथ जाएगा। क्लियर? तो गाइस, आज की इस क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित समझे हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।